और आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद खेलों की बंदिश के दर पे। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कमिश्नर ने बंद कर दिया। हॉकी स्टेडियम में मौजूद कबड्डी एसोसिएशन ने दफ्तर को ताले लगा दिए। कबड्डी के खिलाड़ियों और ऑफिसर्स ने अदालती अहकाम के बावजूद दफ्तर की बंदिश को खेल दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद खेलों की बंदिश के दर पे हैं। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कमिश्नर ने बंद कर दिया। हॉकी स्टेडियम में मौजूद कबड्डी एसोसिएशन के दफ्तर को ताले लगा दिए गए। कबड्डी के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने अदालती अहकाम के बावजूद दफ्तर की सबूत करार दे दिया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। अली, बताइएगा कि क्या माजरा है? जी बिल्कुल, हमारे कौमी खेल के बाद जो इलाकाई खेल है कबड्डी, उसके ऊपर भी जो है वो दिन ब दिन बंदिश की डाली जा रही है। इसके बाद फैसलाबाद की कमिश्नर साहिबा सही जो है उनकी जानब से जो हॉकी स्टेडियम में दफ्तर बनाया गया था कबड्डी एसोसिएशन की जानब से, उसको जो है कर दिया गया। हालांकि बंदिश के बाद उन्होंने से भी जो है रजू किया और वहां से अदालती स्टे लेके आए, लेकिन उसके बावजूद अहकाम होने के उसको जो है वो बंद कर दिया गया। कबड्डी एसोसिएशन के ऑफिशियल्स और सेक्रेटरी जो डिवीजन के कहना है कि हमें 2012 से ये दफ्तर जो है वो लॉन्च किया गया था, जहाँ पे हम अपना कबड्डी का काम करते थे, जहाँ पे ऑफिशियल्स और कबड्डी के प्लेयर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल किया जाता था। जो नए प्लेयर कबड्डी में शिरकत करते थे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती थी, लेकिन अब जो है वो उसको ताले लगा दिए जा रहे हैं, जिसके बाद कबड्डी जो है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि फैसलाबाद में कबड्डी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली खेल है, लोग पसंद करते हैं कबड्डी को। फैसलाबाद के इलाकाई लोग, अगर कमिश्नर का इस तरीके से रवैया रहा तो फैसलाबाद मुकम्मल तौर पर जो है वो कबड्डी बंद हो जाएगी। ये बड़ी एक अलग बात देखने में मिली। इसके अलावा अगर खेलों के मुताल्लिक कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद को देखा जाए तो 2 माह के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा खेल मैंने नहीं देखा जिसकी उन्होंने इफ्तिताह किया हो या किसी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया हो। तो खेलों की तरफ उनका जो रुझान है बहुत कम दिखाई दे रहा है। सिर्फ फोटो सेशन की हद तक, क्योंकि सूबाई वजीर खेल जो निगरान है वहाब रियाज यहाँ पे आए थे, उन दौरान जो है वो उन्होंने हॉकी स्टेडियम का विजिट किया था और बाकायदा तौर पर सिर्फ फोटो सेशन की हद तक किया गया था, लेकिन खेलों को जो है वो अपने जॉब का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इसके बाद ये चीजें सामने आ रही है। कबड्डी जो खेल है जिसने वर्ल्ड चैंपियन भी है इस वक्त हमारा जो फैसलाबाद, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर जो है वो फैसलाबाद से वाबस्ता है। अगर बात की जाए 15 या 16 प्लेयर, जिसमें से 12 प्लेयर का जो तल्लक है वो सिर्फ फैसलाबाद। इसकी वजह सिर्फ यही है कि फैसलाबाद में कबड्डी को लोग पसंद करते हैं। जो नई नस्ल है वो अपने रजिस्ट्रेशन और इस तरीके का अमल करती है इस तरीके ऑफिस में आकर, लेकिन अगर आप ऑफिस को ही बंद कर देंगे, वो जगह ही नहीं रखेंगे जहाँ पे प्लेयर वहाँ पे आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपने खेल में अपनी जो तवज्जो जिस खेल को पसंद करते हैं उसमें शमूलियत करेंगे, तो ये कैसे होगा? ये बहुत ही और चीज देखने में सामने में आई कि हमें कबड्डी को फरोग और प्रमोट करने की बजाय हम उसको बंद करें। और कमिश्नर फैसलाबाद ने बाकायदा तौर पर यह अहकाम जारी किए हैं। इसमें तैयब गलानी से मेरा रास्ता हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भाई फेस उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैडम हम जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमारे बहुत से प्लेयर जो अब गुज़िश्ता माह कनाडा जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए, उनके वीजे और उनके जो पेपर हैं वो भी उस दफ्तर के अंदर मौजूद है जो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन उनकी जानब से ये कहा गया कि हम आपको जो है वो नहीं ऑफिस देंगे। ये हॉकी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम में कबड्डी का ऑफिस नहीं बन सकता। अगर मैं हॉकी स्टेडियम के दफ्तरों की बात करूं तो वहाँ पे बहुत बेशुमार ऐसे दफ्तर मौजूद हैं जो बेमैनी बनाए गए हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है। भी जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा अगर किया जाए तो वो भी हॉकी स्टेडियम पे नहीं लगाया जा रहा। तो एक हैरानी बात सामने देखने में मिली जिसमें कमिश्नर सिल्वर सईद ने ये हम उनको जो अदालती अहकामात है वो भी रद्द कर दिए। उसके बाद अभी जो है वो कबड्डी एसोसिएशन का जो ऑफिस है वो बंद कर दिया है, जिस पर कबड्डी से वाबस्ता अफराद की जिलादारी उनका ये कहना है कि हमारे ऑफिशियल हम किस जगह पर बैठकर अपने कागजात और दफ्तरी काम को जो है वो मुकम्मल किया जाए, हमें यहाँ तो मुतबादिल जगह दी जाए। अगर 2012 से हम इस दफ्तर में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है वो दिया जाए। एक रजू किया जाता है कि 2022 में जो इनसे पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने 2022 में एक ऑर्डर दिया था कि 4 साल तक आप मजीद यहाँ पे जो है
सकते हैं, लेकिन 2022 से अभी 2023 हुआ, 4 मुकम्मल नहीं हुए। उससे पहले अपनी अना और अपनी जिद को देखते हुए आपने अली रजा हमारे साथ रहिएगा। डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तैयब गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब गिलानी साहब, बताइएगा कबड्डी एसोसिएशन इस सारे मामले को कैसे देख रही है? बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले तो 41 का शुक्रियागुजार हूं कि उन्होंने ये इस अहम मसले को उजागर किया। 2012 में कमिश्नर ताहिर हुसैन साहब ने हमें ये ऑफिस अलाट किया था, जिसकी तस्दीकी लेटर उस वक्त के डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर मियां जुबैर अनवर साहब ने भी जारी किया था। फिर इसका हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। 2022 नवंबर में हमारे इलेक्शन हुए हैं, उसकी हमने रिक्वेस्ट दी कमिश्नर शाहिद नियाज साहब को। उन्होंने हमारे इलेक्शन की तौसीक करते हुए डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर राणा हमाद इकबाल को ऑर्डर जारी किया कि इनको लेटर जारी कर दिया जाए डिवीजन स्पोर्ट्स कमेटी के साथ एफिलिएटेड का। वो लेटर भी अभी 22/11/2022 को जारी हुआ है, वो भी हमारे पास है। मैं अपने ऑफिस अचानक गए, हम सोमवार वाले दिन तो देखा कि ऑफिस को सील लगी हुई है, ताला बंद है। तो मैंने राब्ता किया डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर से, जो इससे सारे काम का मंबा है और जो सबसे बड़ी फैसलाबाद में तबाही की, खेलों की तबाही की वजह बना हुआ है। तो मैंने मैडम सरबत सईद साहब से राब्ता किया, उनको एप्लीकेशन दी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे पासपोर्ट हैं, हमारे जरूरी कागजात हैं, हमारी चेक बुक्स हैं और इंटरनेशनल फाइल हैं, वो हमारी सारी की सारी ऑफिस में पड़ी हुई है, हमें ऑफिस खोल के दिया जाए, फौरी तौर पे ऑफिस को डी सील किया जाए। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही हमारे ऑफिस को डी सील किया, बल्कि एक दिन के जब हम ऑफिस गए हैं अपने कुछ कागजात लेने के लिए एडिशनल कमिश्नर साहब से मिलके, अभी हम ऑफिस में जाके बैठे हैं तो केयर टेकर के बंदे आ गए कि जी ऑफिस से आप निकलो, हमने इसको दोबारा लॉक करना है। हालांकि हमने इसका जरूर नैब सिविल जज साहब की अदालत से नोटिस भी जारी करवाए थे। नोटिस जब जारी किए उस वक्त आप ऑफिस सील नहीं कर सकते। इन्होंने नोटिस जारी होने के बावजूद हमारे ऑफिस सील किए हैं और ये हमारी फैसलाबाद की कबड्डी की तबाही की जिम्मेदार हैं। जनाब मोहतरमा कमिश्नर साहब से हमने बारहा रिक्वेस्ट की है कि ये इस तरह ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा 14 रुकनी टीम में से 12 खिलाड़ियों का ताल्लुक फैसलाबाद से है, जबकि फैसलाबाद के अभी जो खिलाड़ी इंटरनेशनल तौर पे बाहर जा चुके हैं इसी ऑफिस के थ्रू में मलिक बिनियामीन है, रहमान इश्तियाक, हीरा भट्ट है, राणा अली शान है, बिलाल असलम गिल है और आदिल असलम है और अबैदुल्ला राजपूत है या और आसम राजा है। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी कनाडा खेल रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों को मैं लेके जा रहा हूं और हमने हमारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सारे सबमिट हैं। यूं ही उधर से वीजा अप्रूवल आती है तो हमने भी चले जाना है, लेकिन हमसे ये ज्यादती और जुल्म किया गया कि एकेडमी की जगह तो हमसे पहले ही ले ली गई है। हमें कमिश्नर ताहिर हुसैन साहब ने एकेडमी की जगह भी दी थी, ऑफिस भी दिया था, इन्होंने एकेडमी की जगह पहले ही ले ली और जो ऑफिस था अब उसको भी पार्टी वाली का माना बनाते हुए वो भी खाली करवा दिया है। हमने अब प्रोग्राम बनाया कि वकला तंजीमें भी हमारे साथ हैं और हमने सिविल सोसाइटी लोगों से भी रब्ता किया है, ताजर तंजीमों के साथ भी रब्ता किया है। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो हम बिल्कुल जिला कौंसिल चौक भी बुला करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और डिवीजनल इंतजामिया के साथ भरपूर हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए हम बिल्कुल इसे अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मेरी एक दफा फिर मैडम सरबत सईद साहब कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि फैसलाबाद में स्पोर्ट्स का तो बेड़ा पहले ही आपके स्पोर्ट्स अफसर ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, आपने उसको कुछ नहीं कहा, उल्टा उसके कहने पे हमारा दफ्तर सील कर दिया है, जबकि ये पिछले 12 साल से दफ्तर चल रहा है कबड्डी का। अभी अचानक क्या बात होगी, ना हमारा कोई मौक़िफ़ सुना गया, ना हमें कोई नोटिस भेजा गया और ना हमें कोई बुला के ये बात पूछी गई कि हम दफ्तर क्यों सील करना चाहते हैं। जबकि हमारे जब हमने राब्ता किया तो ये जवाब दे दिया कि हमने बस ऑफिस सील कर दिया है, हम इसको नहीं खोल सकते। ये बहुत ज्यादती है। हम अरबाब इख्तियार से भी, आला इंतजामिया से, वज़ीर आला पंजाब तक भी इस मसले को उजागर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम खिलाड़ियों का ये हक दिलवा के रहेंगे। रीजनल कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तैयब गिलानी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। अली रजा भी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि नए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जिस ऑफिस में होती है उसको बंद कर दिया गया है और खिलाड़ियों की जो फाइल्स हैं वो उस ऑफिस में पड़ी हुई हैं। कनाडा जाने के वीज़ाज भी उस ऑफिस में मौजूद हैं और उनको ऑफिस में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ताले बंदी कर दी गई है। अदालत के नोटिस के बावजूद ऑफिस को
ताला बंदी से बंद कर दिया गया है। 14 रुकनी टीम में से 12 का ताल्लुक फैसलाबाद से है और इस ऑफिस के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन है और उनका जाना मुश्किल हो गया है। वकला तंजीम उनके साथ है। ये कहा जा रहा है कि अगर मुतालबात ना मांगे तो जिला काउंसिल के बाहर एहतजाज किया जाएगा। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद इलाज गाह की बजाय एहतजाज गाह बन गया। अस्पताल के अंदर काम बंद करके नर्सों और पैरामेडिक्स स्टाफ का एहतजाज, जबकि अस्पताल के बाहर मरीजों और तीमारदारों ने रुकावटें खड़ी करके सड़क को बंद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद इलाज गाह की बजाय एहतजाज गाह बन गया। अस्पताल के अंदर काम बंद करके नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज, जबकि अस्पताल के बाहर मरीजों और तीमारदारों ने रुकावटें खड़ी करके सड़क को बंद कर दिया। असदार हुसैन हमारे साथ हैं। असदार, क्या तफसीलात हैं आपके पास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जनरल अस्पताल समनाबाद के स्टाफ नर्सें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से काम बंद कर दिया गया है, जिसके सबब दूर दराज से जो मरीज़ हैं उन्हें अलग से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ नर्सें क्यों एहतजाज कर रही हैं उन्हीं से जानते हैं। जी बताएं, क्यों एहतजाज कर रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद से बात कर रही हूँ। हम लोग ड्यूटी तो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी ड्यूटी प्लेसेस पे एज़ पर प्रोटोकॉल्स भी आपको पता है कि गवर्नमेंट के कितने ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन गाए बगाए हमें अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जाता है, जिसमें बदतमीज़ी होती है, गालियाँ होती हैं कि ये करती क्या हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं। तो इस लिहाज से ना बहुत सारी शिफ्टों में बहुत सारे तरीक़ों से हमें थ्रेट किया जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं, जो कि हम ना कोई यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना ही कोई प्रॉपर कोई हम पुलिस वगैरह को बुला सकते हैं या कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी है। आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? रात इसने ना मरीज़ के अटेंडेंट ने मेरी ना वीडियो बनाई, गालियाँ दी हैं मुझे, ठीक है, और मेरे से बहुत बदतमीज़ी की है। और फिर उसके बाद इसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। हाँ। क्या बनी, क्यों आपके साथ उसमें बदतमीजी की? कोई ना कोई वजह? 28 मरीज थे, ठीक है, ये कहता था कि मेरे मरीज का बार बार काम करो। मैं एक दफ़ा राउंड करवा कर आई हूँ इसके मरीज का, फिर मैंने इसकी मेडिसिन की है। ये तब भी मेरी वीडियो बना रहा था 9 बजे से। प्रोटोकॉल कह रहा है मैं MS का प्रोटोकॉल हूँ, और बार बार मेरे काउंटर पे आकर वीडियो बना रहा था। आपने MS से शिकायत की है कि आपका नाम इस्तेमाल करके हमारे साथ? वीडियोस मेरे पास हैं उसकी भी, मैंने MS को भी भेजी है। MS कह रहा है उसने बदतमीजी की है। MS कहता है कि आप हमारे ऑफिस में आकर बात सुने। कहाँ काम बंद किया हुआ है आप लोग? एमरजेंसी जस्ट ओपन है, बाकी सारी जगह इंडोर और OPD में काम बंद? हाँ जी, इंडोर और OPD में जो है काम बंद किया गया और स्टाफ नर्सों का यही मुतालबा है कि जो सिक्योरिटी है वो फराम की जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, ताकि यहाँ पे बेहतर कर रहे थे। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज, मरीज और तीमारदार भी अस्पताल अमले के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। क्या कहना उनका, मजीद जानते हैं। काम करने के लिए आए हैं, एहतजाज करना है। 3 शिफ्टें हैं, ऑन ड्यूटी का मतलब है ऑन ड्यूटी काम के लिए आए हैं, आप काम करें। जो 2 ड्यूटियां हैं फारग वक्त में, वो एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराती अपना? बदतमीजी इन दोनों ने की है, ठीक है, हमारा क्या कसूर है? हमारे मरीज अंदर हैं, काफी देर से बैठे हैं, 2 दिन वेट किया, दाखिल हुआ, आज ऑपरेशन है और ये कोई कराई नहीं, अमल दखल नहीं, खुद भी नहीं कर रहे। रात का मसला वा, इत्थे एक नर्स ने बदतमीजी की है उन्हां दे नाल। इन्हां दे कमरे दे विच इन्ना पानी खड़ा सीगा, किसी ने वो पानी कढ़न की कोशिश नहीं की, उन्हें बंदे ने जाके आख्या ते अगों गल पै गई, उन्होंने गालां गुलां कढ़ियां, कहंदे तुसीं मर्द होण दा इत्थे नजायज़ फायदा उठाउंदे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 100 ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, परेशान होਣ डे ਆ। दूसरी जानिब फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है, मगर सुस्त रवि का शिकार है। ख़वातीन लंबी कतारों में लगकर ख्वार होने लगी हैं, ना सायादार जगह, ना बैठने का इंतजाम। सुबह 5 बजे से आए ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी, मगर सुस्त रवि का शिकार है। ख़वातीन लंबी कतारों में लगकर ख्वार होने लगी हैं, ना सायादार जगह, ना बैठने का इंतजाम। सुबह 5 बजे से आई ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। इतना किराया लग जाता है लेकिन हमारा काम नहीं होता। ख़वातीन सरापा एहतजाज, इस हवाले से बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा।
جی بالکل، بے نظر انکم سپورٹ کا جو اندراج کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو کئی گھنٹے جو ہے یہاں پہ انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کرائے بھی لگانے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہاں تو خواتین کا اندراج نہیں ہو پاتا، یا انہیں کئی گھنٹے یہاں پر انتظار کر کے اسی طرح سے یہاں سے واپس چلے جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں جس وقت مشکلات کا شکار ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں۔ آنٹی جی بتائیے گا کب سے موجود ہیں آپ یہاں پہ؟ السلام علیکم، ہم صبح سے آئے ہیں 7 بجے، بچوں نے اسکول بھی جانا ہے اور ان کو کھانا وانا دینا ہے، واپسی پہ بھی انہوں نے آنا ہے، کیا کریں ہم ادھر کھڑے ہیں، اب 6-7 چکر لگائے ہیں لیکن نہیں، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، بھائی یہی حال ہو رہا ہے ہمارے۔ کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ پہلے اندراج ہوا؟ پہلے اندراج کروایا ہے، 3-4 دفعہ میں اندراج کروا کے لگئی ہوں، تو یہ اب بے نظیر کے پہلے پیسے بھی آتے تھے مجھے، میرے پاس رسیدیں موجود ہیں، تو میں ان کو رسیدیں اب دکھانا چاہتی ہوں۔ میں آج صبح سے آئی ہوئی ہوں، بس اسی طرح ہی کھڑی ہوں، بچوں نے واپس آنا ہے، اب میں کیا کروں، اسی یہی مسئلے ہیں۔ ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں۔ آنٹی جی بتائیے گا کب سے اس لائن کے اندر آپ لگی؟ میں صبح 7 بجے سے لگی ہوں، صبح 7 بجے سے یہیں میں۔ یہاں پہ پینے کا پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پینے کا پانی ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، حالات ہمارے اتنے خراب ہو گئے، دل کے مریض ہوں، میں خود دل کی مریض ہوں، تو اب اس لائن میں مجبوری میں کھڑی ہوں۔ کرائے کا مکان ہے، بچوں کی فیس جو نہیں دے سکتے، ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، بچے ہمارے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھو ہم روٹی پوری کریں یا بچوں کو سکول میں بھیجیں یا کیا کریں کیا نہیں، ہمارے بچے جو گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ساتھ مدد ہونی چاہیے نا، جو حق ہے ہمارا حق ملنا چاہیے، جو جن امیر ہیں وہ لے رہے ہیں، جو غریب ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ بالکل غریب جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ خواتین اس وقت کافی زیادہ غصے کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہیں، اور بھی ہمارے ساتھ خواتین۔ آنٹی جی کدوں دے اتھے آئے ہو تسی؟ کدوں دے آئے ہو آنٹی جی؟ صبح دے 9 بجے تک۔ کیوں نہیں اندر جانے دے رہے، کی مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، باری نہیں آ رہی، دھوپ میں کھڑے ہیں، بڑی مشکل۔ کوئی سایہ دار جگہ بھی نہیں، پیندا پانی نہیں، کی کہو گے؟ پانی نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، چھاؤں کا کوئی انتظام نہیں ہے، بھوکے پیاسے کھڑے ہیں صبح کے۔ بڑی خواتین کو جو ہے بہت ہی زیادہ مشکلات کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاہزیب بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت خواتین کی لمبی لائنیں جو ہیں اس وقت یہاں پر لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ بقول خواتین کی کہ صبح 8 بجے سے یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر عملے کا جو ہے وہ انتظار اس وقت یہاں پر جاری ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو شہر فیصل آباد کے اندر جو ہے سہمائی قسط کا جو ہے وہ بھی آغاز ہوا تھا، اور یہاں پہ خواتین کے اندراج کے بعد وہاں پہ انہیں قسط جو ہے وہ بھی مہیا ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ اندراج کے معاملات جو ہیں وہ مشکل نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ لمبی قطاروں میں لگنے کے بعد جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں ضلع کونسل کا 2 ارب 38 کروڑ روپے کا بجٹ منظور، 75 کروڑ روپے سڑکوں کی تعمیر پر خرچ ہوں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ٹوبا ٹیکسنگ کے حوالے سے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ضلع کونسل کا 2 ارب 38 کروڑ روپے کا بجٹ منظور ہو گیا ہے۔ مبشر حسن نقوی سے بات کریں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ضلع کونسل کا 2 ارب 38 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ضلع بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے جائیں گے۔ اس خطیر رقم سے سڑکیں تعمیر ہوں گی، نئی مشینری خریدی جائے گی، سولنگ بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری عمارات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کی مرمت بھی کی جائے گی۔ ضلع کونسل کے بجٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 75 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ ضلع بھر میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر خرچ کی جائیں گی۔ ایسی گلیاں، محلے اور دیہات جہاں عرصہ دراز سے تعمیر و مرمت نہیں ہوئی ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ بجٹ مختص کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے ضلع میں جو میونسپل سروسز ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، اس کے لیے بھی بجٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ نئی مشینری خریدی جائے گی۔ ضلع کونسل کے پاس جو ہے وہ ٹریکٹر نہیں ہے، بلیڈ نہیں ہے، سکر مشینیں اور جیٹنگ مشینیں نہیں ہیں۔ اس بجٹ کے بعد جو ہے وہ رقم آئے گی جو اس سے نئی مشینری خریدی جائے گی۔ چیف آفیسر انور بیگ کا یہ کہنا ہے کہ بلا شبہ ضلع کونسل کا بجٹ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تاہم 2 ارب 38 کروڑ روپے کا جو بجٹ منظور کیا گیا اس سے بلا شبہ ضلع بھر میں بہتری نظر آئے گی۔ ایسے علاقے جن کو عرصہ دراز سے نظر انداز کیا گیا، پسماندگی کا شکار ہیں، وہاں پر سڑکیں، گلیاں، سولنگ جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں اینٹی انکروچمنٹ سیل کی کارروائیاں صرف چھابری فروشوں تک محدود ہیں۔ مرکزی شاہراہوں کے گرد بنے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز اور سروسز روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔
ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग में एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयां सिर्फ छाबड़ी फरोशों तक महदूद हैं। मरकजी शाहराहों पर गिर्द बने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और सर्विसेज रोड्स पर तजावुजात की भरमार है। इसी हवाले से बात करेंगे, वैस खान से वहां मौजूद हैं। वैस बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में तजावुजात के खात्मे के लिए खसूसी तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल जो है वो कायम किया गया था। ताहम इस तमाम तर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयाँ सिर्फ छाबड़ी फरोशों तक ही महदूद हैं। मरकजी शाहराहों पर जो है वो गैर कानूनी बने पार्किंग स्टैंड समेत जो है वो बेशतर जो शाहराएँ हैं वो ट्रैफिक जाम होने के बायस जो है शहरियों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना। मिस्टर शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे, सब बताइएगा क्या कहेंगे यहाँ पे तजावुजात के बायस जो किस हद तक मसाइल का सामना करना पड़ता है शहरियों? तजावुजात के हवाले से जो सर्विस रोड जंग में बनाए गए थे, लेकिन वो सर्विस रोड तो इसलिए बनाया कि एमरजेंसी पार्किंग गाड़ी की जाए, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के लिए वो गाड़ी क्या खड़ी करने के दुकानदार हजरात जो है ना, उन्होंने सर्विस रोड सारा मुकम्मल कर लिया है। वो आगे अपनी चीज़ें रखी हैं, दुकानदारों ने सारी वो कवर कर लिया है। जितना एरिया भी था सर्विस रोड का सारा वो दुकानदारों ने कवर किया हुआ। वहाँ पे पार्किंग क्या होगी? यूसुफ शाह रोड पे देख ले जंग में कि अगर ये अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं तो ऑफिशियल टाइम में ये देखें कि जब यहाँ से रश होता है दोपहर के टाइम, तो गुजरने का रास्ता नहीं होता। जब स्कूल को छुट्टियाँ खत्म होगी, जब स्कूल खुल जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे क्या हालत होगी? हमें ये पता नहीं चलता कि ज़िलाई इंतजाम में कैसी क्या मजबूरी है या इंक्रोचमेंट वालों की ऐसी क्या मजबूरी है जो आज तक सरगोदा रोड पे जो सर्विस रोड है उसको क्लियर नहीं करवा सके। रोड क्लियर नहीं हो सके। मैं और भी शहरी मौजूद उनसे बात करेंगे, बताइएगा ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे इस बारे? सर हर जगह ते जनाब फट्टे नजायज लगे हुए, रेहड़ियां नजायज खड़ी हुई हैं। जेडे कारपोरेशन वाले ने बिल्कुल सुते पैन एसी वाले कमरे बंदे पैन, एसी कमरे जो बाहर निकलते शायद उन्होंने पता लगे। साड़ी डीसी जंग से रिक्वेस्ट है कि इन्होंने खुदा दा वास्ता एसी वाले कमरे जो कट के शहर लाओ, शहर का कम होवे। कहने के तौर पर अफसरान को जो है फील्ड में मौजूद रहना चाहिए ताकि तजावुजात के खात्मे के हवाले से इकदाम जो है मुमकिन हो पाए और शहरियों को दरपेश मुश्किलात दूर हों। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। बेग कॉलोनी जंग में गोजा रोड पर पानी जमा होने लगा। सीवरेज के पानी के सबब ट्रैफिक रवानी भी मुतासर, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बेग कॉलोनी जंग में गोजरा रोड पर पानी जमा होने लगा है। सीवरेज के पानी के सबब ट्रैफिक रवानी भी मुतासर है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा। जंग में सीवरेज मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। हम इस वक्त गोजरा रोड पर मौजूद हैं जहां पर बेग कॉलोनी के बाहर पानी ही पानी है। गोजरा रोड की एक तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी है और आप देख सकते हैं ये दो शहरों को जोड़ने वाली अहम तरीन सड़क है और यहाँ से पानी का अखराज जो है वो नहीं हो पा रहा। सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो दूसरी जानिब मुंतकिल हो चुकी है। हमारे साथ इस शहरी मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, ये मसला कब से है और इसका कोई बंदोबस्त नहीं हुआ अभी तक? ये मसला तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इसका मसला है बारिश आए या ना आए, यहाँ पर सीवरेज का पानी बाहर निकल आता है जिसकी वजह से रोज़ आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। ठीक है, अभी बारिश हुई है, आप कंडीशन देखें कि रोड की जो दोनों साइड्स हैं पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डाइवर्शन में लोग गाड़ियाँ भी उस तरफ से लेके जा रहे हैं, फिर आए आमने सामने जब गाड़ियाँ टकराती हैं तो हादसात पेश आते हैं। अच्छा आप बताएं कि कारोबार भी इससे मुतासर हो रहा है? पानी से नुकसान हो रहा है भाई, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा मसला। कारोबार बंद हो रहा है हमारा इस गंदगी की वजह। तो सब गाहक नहीं आ रहा है, हमारा कोई डील नहीं हो रहा। वो गाहक आता है तो चला जाता है, हमारे पास नहीं खलोता, आता ही नहीं भाई है। इधर आता हो तो काम खलोता ही नहीं। काम करते हैं मजदूर आदमी, हम मियाँ चन्नू से आए हैं, हम काम इधर करने के लिए। अच्छा आप बताइएगा, पानी जो है उससे कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना मसला ख़राब है। ये तो कोई नहीं, आप आगे जाके देखें कितना मसला ख़राब है। हमारी हुकूमत भी सोई हुई है, सारे सोए हुए हैं। मेहरबानी करें ये मसला जल्द से जल्द हल करवाएं। जी बिल्कुल, इनकी अपील है कि कारोबार मुतासर हो रहे हैं, इस मसले को हल रमजान आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग में हेड मराला के मकाम पर पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो गया। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक हो गया। आइंदा 5 रोज में ये रैला जंग पहुंचेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग में हेड मराला के मुकाम पर पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक हो गया है। आइंदा 5 रोज में ये रेला जंग पहुंचेगा। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं रमजान, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 1,39,000 का रेला जो है वो इस वक्त हेड मराला पर मौजूद है और ये हेड मराला से खानकी और खानकी से कादराबाद, कादराबाद से चनेोट और फिर जिला जंग के अंदर ये पानी दाखिल होगा।
और जो हमारे पास गुज़िश्ता दादोशुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन 75% पानी जो है ये झंग इसमें से पहुंचेगा, जो कि नशेबी इलाकों को मजीद जो है वो ज़ेर आब लाएगा, जिससे खड़ी फसलें तो मुतासिर होंगी, ज़मीनी रास्ते भी जो है वो मुतासिर होंगे। जो अंदेशा है जिस बात का कि अभी भी मराला के मुकाम पर जो है वो पानी की सतह जो है वो दिन से बुलंद हो रही है, और अंदेशा है कि जो 1,39,000 का रेला है इस वक्त इसमें इजाफा होगा, और इसमें मजीद इजाफा जो है वो झंग और रास्ते में आने वाले तमाम इलाकों के लिए जो है वो खतरे की एक घंटी है। और ये आइंदा 5 रोज में जो है ये रेला जो है वो इस झंग पहुंचेगा, जिससे ये करीमो बराज से आने वाले पहले इलाकों को जो है वो ज़ेरे आब लाएगा। इस हवाले से जो हिफाजती बंद के अंदर रहने वाले लोग हैं, इलाका मकीन हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उस हिसाब से जो है वो इंतजाम करें। दूसरी जानब जो ज़िला इंतजामिया है वो भी इस हवाले से चौकस है। और इस हवाले रमजान अपडेट करने के लिए। चिन्होट और गिरदरवा में बारिशों के स्पेल का सिलसिला शुरू हो गया है। बादलों का राज, हवा चलने और दर्जा हरारत में भी कमी आई है। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, आज से महकमा मौसमियात की जानिब से 7 रोज़ पर मुश्तमिल बारिशों के स्पेल की पेशन गोई कर दी गई थी। तो चिन्होट और गिरदरवा में बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। वक्त वक्त के साथ हवाओं के चलने का सिलसिला जारी है, और आज शाम के बाद रात के भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो होगी महकमा मौसमियात की जानिब से, उसकी भी पेशन गोई कर दी गई है। दूसरी तरफ मौसम जो है वो खुशगवार हो गया बारिश के बाद, और महकमा मौसमियात की जानिब से ये 7 रोज़ पर मुश्तमिल बारिशों के स्पेल की पेशन गोई कर दी गई है, जिससे दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें हिदायत की गई हैं कि पानी की निकासी के लिए भी मुकम्मल तौर पर इकदाम जो है वो किए जाए। इसके साथ साथ मौसम जो है वो खुशगवार है। इसी तरह जो टेम्परेचर है उसमें कुछ कमी आ गई है, वक्फे वक्फे के साथ हवाएं भी चल रही हैं, मौसम सुहाना है। अभी भी बादल जो है वो छाए हुए हैं, जिसके साथ साथ वक्फे वक्फे के साथ ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से चूँकि मज़ीद बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है, तो आज शाम के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो होगी। मौसम खुशगवार हो गया बारिश के बाद, इस वजह से हर तरफ खिला खिला मौसम है। दूसरी तरफ जो पत्ते थे उन पर गर्द जमी हुई थी, बारिश की वजह से वो गर्द जो है वो उतर गई है, और दूसरी तरफ हर तरफ खिला खिला मौसम है। मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। न सिर्फ इंसान बल्कि खुदा में परिंद चरिंद भी खुदा का शुक्र जो है वो बजा ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। फैसलाबाद शहर की बड़ी तंजीम सुप्रीम अंजुमन ताजरान 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 8 बाजारों की ज़ेरी तंजीम ने चेयरमैन अमीन भट्ट को तमाम इख्तियारात दे दिए। अमीन भट्ट ने चेयरमैन के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम अंजुमन ताजरान की बॉडी मुअत्तल कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर के 8 बाज़ारों की बड़ी तंजीम सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो है उसकी बॉडी को मुअत्तल कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि जो सदर हैं और सरपरस्ती आला हैं उनकी जानिब से चेयरमैन को उनके अहदे से हटाया गया, लेकिन तमाम 8 बाज़ारों के मार्केटों के गोलों के सदूर जो हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम पावर्स जो हैं वो चेयरमैन को सौंपते हुए कहा कि जैसा फैसला चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट करेंगे उसको तस्लीम किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट की जानिब से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम अंजुमन ताजरान की बॉडी जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। आगे क्या पेशरफ्त होगी, अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्ट साहब बताइएगा, सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तमाम बॉडी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, पावर कल आपने शो कर दी, आइंदा का क्या लाहेअमल होगा, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना फजील भाई बादिया के एक जो सरपरस्त आला का अहदा मियां अमनान को सिर्फ बुजुर्ग के नाते हमने उनको दिया हुआ था। उनको ये नहीं पता कि ये अहदा सिर्फ आज़ादिया होता है, ये सिर्फ बड़ों को दिया जाता है कि ये बड़े हैं, ये सिर्फ अहदा ही होता है, लेकिन आज़ादिया होता है। उन्होंने ये किया कि एक तमाशा लगा दिया, परसों प्रेस रिलीज अखबारों को दे दी, मीडिया को दे दी कि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान को हमने निकाल दिया है। हालांकि उनको यही नहीं पता कि वो मुझे निकाल नहीं सकते थे। अगर निकालना भी था तो जिस तरह मैंने कल 8 बाज़ारों के सदूर, कोर कमेटी, कौंसल सब इकट्ठी की है, और मैं अपने कमरे में बंद कमरे में इकट्ठी नहीं की, मैंने 4 घंटा घर में इकट्ठे किया। हालांकि मियां मनान साहब उनको लोगों को फ़ोन करते रहे हैं कि भाई आपने नहीं जाना, भाई आपने नहीं जाना। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम क्यों ना जाएं मियां साहब, अमीन भट्ट हमारे 24 घंटे काम आता है, वो ताजर भी है और गरीबों का भी साथी है, हमारा दुकानदारों का भी साथी है, हमेशा साथी रहा है। जब भी कभी ताजरों को कोई मसला बना तो अमीन भट्ट पेश रहा था। तो ये मैंने उनको मुअत्तल भी किया है और इनको निकाल भी दिया है। उसके बाद अब मैं मुहर्रम के बाद मैं इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे ताजरों ने इख्तियार दिए है, मैं दोबारा चेयरमैन बन गया हूँ सुप्रीम अंजुमन ताजरान का,
तो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह नई बॉडी तश्कील दूंगा और वो ताजर लूँगा जो हकीकी ताजर होंगे। ऐसा अहदा किसी को नहीं दूंगा जो अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए। फजील हायर एजुकेशन कमीशन के कंप्यूटर डिग्री करवाने वाले इदारों पर नई पाबंदियां सामने आ गई हैं। पाबंदियों के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर अशरफ। बताइएगा जहांगीर। जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कंप्यूटर के कोर्सेज करवाने वाले तमाम कॉलेजेस पर पाबंदी आयद की गई है कि वो डायरेक्ट काउंसिल से एक्रेडिटेशन हासिल करें, जिसके बायस जो बाहरी फीसें हैं वो नाफिज कर दी गई हैं प्राइवेट कॉलेजेस पर, जिसका सारा बोझ एट द एंड स्टूडेंट पर और पेरेंट्स पर पड़ेगा। इस हवाले से प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड सामने आई है कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएशन देती हैं सिर्फ उनकी एक्रेडिटेशन होना काफ़ी है, तमाम कॉलेजेस के लिए अलग से एक्रेडिटेशन लेना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बाहरी फीसें हैं वो देना मुश्किल है। इस हवाले से प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कासिम बुटर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितनी फीसें रखी गई हैं, कितना अजाफी बोझ पड़ेगा। कंप्यूटर की एजुकेशन को आम करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको मजीद महंगा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो एक्रीडेशन होती है ये ऑलरेडी जो है वो यूनिवर्सिटी जो होती है उसने करवाई होती है, तो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी उन कॉलेजेस को तब एफिलिएशन देती है जब वो वहाँ से सेटिस्फाई होती है। तो इसलिए एक्रीडेशन का होना, यूनिवर्सिटी की एक्रीडेशन का होना ज़रूरी है, एफिलिएटेड कॉलेजेस का एक्रीडेशन का होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, जो फीसिस इस वक्त हायर एजुकेशन की तरफ से डिमांड की जा रही हैं वो फीसिस इंतहाई ज़्यादा हैं। 1,50,000 इसकी सिर्फ जो है वो ज़ीरो विज़िट फ़ीस है। ज़ीरो विज़िट फ़ीस के बाद अगर हम एक्रीडेशन की तरफ जाते हैं तो उसके बाद 3 लाख फिर हमें जमा करवाना पड़ेगा। अगर फिर कोई कॉलेज जो है वो नहीं हो पाता उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा, फिर उसके बाद 2 लाख फिर फीस जमा करवानी पड़ेगी। और इसके बाद अगर सीटों में इजाफा करवाना पड़ेगा, सीटें कम या ज़्यादा करवाना पड़ेंगी तो 2 लाख फिर जमा करवाना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी एक डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अदर प्रोग्राम्स की एक्रीडेशन जो है वो भी उन्होंने कंपलसरी कर दी गई है। तो ये जो है जितने का भी जितना है ये सारा वालिदैन के ऊपर बोझ पड़ेगा। कॉलेजेस जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाएंगे तो फीसिस में इजाफा होगा, और वो इजाफा भी इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर बीएस में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है वो 15 से 20,000 पर सेमेस्टर फीस दे के अगर एडमिशन ले रहा है तो यही फीस 50 से 60,000 पर सेमेस्टर चली जाएगी। और इसके बाद ये कन्फर्म नहीं है कि एक्रीडेशन जो है वो हो पाती है या नहीं हो पाती। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी बच्चा कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में आना पसंद भी नहीं करेगा कि कन्फर्म नहीं है कि जो कॉलेज है ये एक्रीडेशन से पूरा हो भी चुका है या नहीं पूरा हुआ। बिल्कुल, जो पाबंदी आयद की गई है तमाम कॉलेजेस पर। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट्स करने के लिए।